हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूनिक कोचिंग। आज हम क्लास 12 के लिए चैप्टर प्रोबेबिलिटी करेंगे स्टूडेंट्स। इस चैप्टर में आज हम दो टॉपिक करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट। एक हम करेंगे इसमें टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम और दूसरा हम करेंगे इसमें बेस थ्योरम, जिसके क्वेश्चंस अक्सर ही एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, आप मेरे साथ बने रहिए। तो देखिए, हमारे पास एक सैम्पल स्पेस है। उस सैम्पल स्पेस की हमने डिफरेंट डिफरेंट इवेंट्स ले लिए हैं। जैसे हमने मान लो एक कॉइन फेंका तो उसके लिए हेड एंड टेल आ गई। हमने एक डाइस फेंका, उसके लिए 1 2 3 4 5 6 आ गया। जिस तरह से हमने एक डाइस फेंका, उसके ऊपर 1 2 3 4 5 6 आया, तो हमने एक इवेंट ले ली ऑड नंबर्स, तो उसमें 1 3 एंड 5 आ जाएगा। फिर हमने उसका नाम E1 रख दिया। E2 हमने लिया, उसका हमने ले लिया इवन नंबर्स के लिए, उसमें 2 4 एंड 6 आ गया। तो दोनों इवेंट जो हैं आप आपस में इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है, क्योंकि E1 में हमने ऑड लिया है और E2 में हमने इवन लिया है। अगर हम इन दोनों की इंटरसेक्शन कर दें तो क्या आएगा? इनका इंटरसेक्शन 5 आएगा, कुछ भी कॉमन नहीं आएगा। तो इसका मतलब ये जो हमारे पास दोनों पेयर्स हैं आपस में क्या हो गए? ये हमारे लिए डिसजॉइंट आ गए, जिनमें कुछ भी कॉमन नहीं है। एक तो डिसजॉइंट हो गए, दूसरी बात, अगर हम इन दोनों इवेंट्स की यूनियन कर दें, E1 इंटरसेक्शन यूनियन E2, अगर इनकी यूनियन करेंगे तो क्या बन जाएगा? वो हमारे लिए सैम्पल स्पेस बन जाएगी। जब हमारे पास यूनियन करने से इवेंट्स जितनी भी हमने बनाई हैं, जैसे मैंने 2 इवेंट्स बनाई हैं, उनकी यूनियन करने से अगर सैम्पल स्पेस आ जाती है तो वो हमारे लिए एग्जॉस्टिव इवेंट्स हो जाती हैं। क्लियर हो गया? इसी तरह से ये जो हमारी इवेंट्स हैं, इनकी प्रोबेबिलिटी जीरो नहीं होनी चाहिए, नॉन जीरो प्रोबेबिलिटी होनी चाहिए। मींस 0 एंड 1 के बीच में प्रोबेबिलिटी लाई करनी चाहिए। 3 कंडीशंस हमारे लिए। पहली कंडीशन, पेयर वाइज डिसजॉइंट हो, उनमें कुछ भी कॉमन ना आए। दूसरी बात, अगर उनकी यूनियन कर दी जाए तो वो हमारी सैम्पल स्पेस बन जाए, दैट इज एग्जॉस्टिव इवेंट्स। और हर एक प्रोबेबिलिटी जो है इवेंट की, हर एक इवेंट की प्रोबेबिलिटी नॉन जीरो हो। क्लियर हो गया? जीरो प्रोबेबिलिटी ना हो। तो ये हमने कंडीशंस को यूज करना है इनमें, अपनी बेस थ्योरम में एंड टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम में। हमारे पास जब ये E1 E2 E3 इवेंट्स होती हैं तो ये हमारे लिए क्या होगी? ये हमारे लिए पार्टीशंस हो गए। ठीक हो गया? ये हमारे लिए पार्टीशंस हो गए स्टूडेंट्स। तो जो हमारे पार्टीशन होते हैं, जो हम पार्टीशन बनाते हैं किसी सैंपल स्पेस के, वो कभी भी फिक्स नहीं होते हैं। मतलब ये नहीं है कि जो मैंने पार्टीशन, जैसे मैंने इवन और ऑड को लेके एक सैंपल स्पेस बना ली है, आपको मैंने बताया ना, उनकी अगर यूनियन कर दें तो वो एग्जॉस्टिव बना दी मैंने, वो पूरी सैंपल स्पेस कंप्लीट बन गई। पर ज़रूरी थोड़ी है कि यही लेनी है हमने। हमारे पास कुछ और भी हम ले सकते हैं जिसकी यूनियन करने से वो सैंपल स्पेस कंप्लीट बन सकती है स्टूडेंट्स। ठीक हो गया? तो ये हमारे लिए फिक्स नहीं है। ये हमारे लिए पेयर वाइज जो हमने इवेंट्स लिए हैं, ये हमारे लिए यही वाली फिक्स नहीं है, कुछ भी हो सकती हैं। ठीक हो गया? लेकिन उनकी यूनियन सैंपल स्पेस बननी चाहिए, तो हम उनको एग्जॉस्टिव इवेंट्स बोल सकते हैं। तो ये 3 कंडीशंस हैं जो हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अपनी टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम जो है, या थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी। हमने क्या किया? हमने एक एक्सपेरिमेंट लिया, ये एक्सपेरिमेंट लिया, जैसे मैं यहाँ बना के दिखाता हूँ कि इस एक्सपेरिमेंट में ये हमारे पास एक सैंपल स्पेस है। इस एक्सपेरिमेंट में हमने ये सैंपल स्पेस लिख दिया, मैंने इसको मैंने कुछ पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। जैसे मैंने यहाँ पे ये लिया है, फिर इधर और एक इधर और एक इधर, ये नीचे ले लिया हमने। इसको मैंने कुछ पार्ट्स में डिवाइड किया, कुछ इवेंट्स ले लिए हैं। यहाँ पे मैंने इवेंट E1 ली थी, यहाँ E2 ली थी, यहाँ बीच में मैंने E3 ली और इधर E4। इस तरह से इवेंट्स चलती जाएंगी। और हमने यहाँ पे एक कोई अपना A इवेंट ले ली हुई है। तो ये जो A है, ये हमारे लिए क्या है? ये भी सैंपल स्पेस से लिंक्ड है। तो हमारे पास ये जो बन गया जब A, तो हमारे लिए ये इवेंट सैंपल स्पेस से एसोसिएट है, लिंक्ड है। तो इसका मतलब अगर हमारे पास थ्योरम पूछी जाए, वो क्या बनती है? थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी, वो हमारे लिए बनती है प्रोबेबिलिटी A इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी E1 इनटू प्रोबेबिलिटी A बाय E1। तो ये हमारे लिए क्या हो गया? E1 हो गया, ये A बाय E1 हो गया। जैसे हम अपना मल्टीप्लिकेशन थ्योरम भी की थी प्रोबेबिलिटी की, उसके बाद अगर हमारे पास और इवेंट है, जैसे इधर E2 भी मैंने लिया, E3 भी, E4 ऐसे चलती जा रही हैं, तो हमारे पास अगर E2 आ रहा है तो प्रोबेबिलिटी E2 A बाय E2 भी आ जाएगा स्टूडेंट्स। सिमिलरली हमारे पास यहाँ पे फिर आ गया, आगे चलते चलते लास्ट में हमने मान लो इधर En ले लिया, डैश डाला जहां मैंने, तो वहां पे हमारे लिए क्या आ जाएगा? प्रोबेबिलिटी En इंटू A बाय En, ये हमारे लिए आ गया है। इनको अगर हम समअप कर दें, इकट्ठा कर लें, तो हम समेशन लगा सकते हैं, आप जानते हो।
तो समेशन लगाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमारे पास यहाँ पे लिख देंगे पी ई जे लिख लो, आई लिख लो, आप कुछ भी लिख सकते हो। अगर हमने प्रोबेबिलिटी ई जे लिया इवेंट के लिए तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ए बाय ई जे हमने लिख दिया हुआ है। तो यहाँ पे हमने जे की वैल्यू 1 से n ले ली क्योंकि 1 से स्टार्ट किया और n तक हमने लिया है। हमने जितनी भी इवेंट्स में डिवाइड किया होगा स्टूडेंट्स उसकी हम समेशन कर देंगे, तो वो हमारे लिए उस जो हमने बीच में जैसे ए की प्रोबेबिलिटी टोटल निकाल रहे हैं तो हमारे पास टोटल प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। मतलब अगर हमने मान लो कि एक कोई एक्सपेरिमेंट लिया है, उसकी मान लो 2 ही आउटकम्स हैं, ठीक है, या उसकी 2 ही इवेंट्स बन सकती हैं, तो उस केस में हम ये 2 पहले केसेस लिख देंगे। तो इस ए तक पहुंचने के लिए उसमें सिर्फ हमारे लिए 2 ही वेज होंगे, सिर्फ एक आ जाएगा प्रोबेबिलिटी E1 ए बाय E1 प्लस प्रोबेबिलिटी E2 ए बाय E2। आप सिंपल वे से जानिए कि मेरे पास मान लो 2 अर्न्स हैं, कोई 2 बैग्स हैं, कुछ भी हैं 2, ठीक है, तो मेरे पास ये 2 बैग्स हैं, एक ये बैग ले लिया और एक ये बैग ले लिया। पहले बैग में मेरे पास मान लो कि 2 रेड बॉल्स हैं और 5 हमारे पास वाइट बॉल्स हैं, ठीक हो गया। दूसरे केस में 3 रेड हैं और हमारे पास 7 वाइट हैं। तो ये 2 बैग्स हैं हमारे पास, ये हो गया हमारे लिए बैग 1 और ये हो गया हमारे लिए बैग 2, ठीक हो गया। तो हमने इस दोनों बैग्स में से रेड की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। अगर तो जो आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा है, एक बैग है तो अगर मान लो ये वाला ना होता, सिर्फ एक ही केस होता पहले वाला, और रेड की प्रोबेबिलिटी निकालते तो क्या आती 2/7, क्योंकि टोटल तो 7 है। हमारी फेवरेबल आउटकम्स रेड अगर मैं बोल रहा हूं तो 2 आनी है, नीचे उनका टोटल आ जाएगा, टोटल आउटकम्स दैट इज सम ऑफ टोटल बॉल्स या जो भी इधर हमने लिए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाना था 2/7। अगर ये ना होता, नीचे वाला होता, इसमें रेड निकालते तो यहाँ पे 3/10 आ जाना था। लेकिन अब हमारे पास क्या कंडीशन है कि हमने ये जो E1 लिया हुआ है, ये E1 क्या हमारे लिए हो गया, ये हमारे लिए बैग हो गया मान लो। तो 2 बैग है हमारे लिए, दोनों बैग्स की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 1/2 इंटू 1/2 एंड 1/2 हो जाएगी, 2 में डिवाइड होगी टोटल प्रोबेबिलिटी। अब ये A बाई E1 का मतलब कि रेड बॉल निकालनी है बैग 1 में से, जब बैग 1 की प्रोबेबिलिटी हमने पहले से निकाल ली हुई है, जो मैंने 1/2 बोला था। तो हमारे पास फर्स्ट बैग में से रेड की प्रोबेबिलिटी 2/7 जो इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस फिर हम दूसरे बैग में आएंगे, उसकी प्रोबेबिलिटी E2 है, तो वो हमारे लिए क्या हो जाएगा 1/2 इंटू A बाई E2, ए मतलब रेड, और रेड हमने निकालनी सेकंड में से तो 3/10, उसके साथ मल्टीप्लाई करके जो भी हमारा कैलकुलेट करके आएगा वो हमारे लिए रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी होगी। यहाँ पे हमें ये नहीं बताया गया है कि आपने ये रेड बॉल जो निकालनी है, यहाँ पे जैसे मैंने PA लिखा है कि ये रेड बॉल कहाँ से आई है। टोटल जितने भी आउटकम्स हैं, जितने भी बैग्स हैं हमारे लिए, जितनी भी इवेंट्स हैं, उनकी हेल्प से हमने रेड की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट कर ली है। तो उस केस में हम अपनी थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी लगाते हैं, ठीक हो गया, क्लियर हो गया आपको ये वाली चीज। लेकिन ये है कि अगर आपको ये भी बोला जाए कि आपने जो रेड बॉल निकालनी है, वो जो आपकी रेड बॉल है वो आपकी निकली है E1 बैग में से, रेड बॉल तो निकाल ली है आपने, लेकिन ये शो करो कि वो E1 से निकली है। तो इसका मतलब इस केस में हमारे पास क्या हो गया कि हमने रेड बॉल निकाल ली, लेकिन वो रेड बॉल अगर E1 बैग में से निकाली है तो उस केस में हमने अपनी रिवर्स प्रोबेबिलिटी यूज करनी है। हमने अपनी यहाँ पे रिवर्स प्रोबेबिलिटी यूज करनी है, जिसको हम अपनी बेस थ्योरम बोल देते हैं। ओके, बेस थ्योरम में हमारे पास जब रिवर्स प्रोबेबिलिटी यूज करते हैं तो उस केस में बेस थ्योरम लगती है। फिर दोबारा एक्सप्लेन कर रहा हूं, उस केस में बेस थ्योरम लगेगी, उसमें पहले हम बैग भी सिलेक्ट करेंगे कि बैग 1 में से निकालनी है या बैग 2 में से। जैसे यहाँ पे सिंपल A लिखा हमने, प्रोबेबिलिटी A की रेड बॉल निकाल लो, बस रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी निकालो आप। टोटल दोनों बैग हैं तो दोनों में से, 3 है तो 3 में से। लेकिन वहां पे हमें क्या बोलेगा बेस थ्योरम में कि रेड बॉल अगर निकली है आपकी तो ये बताओ कि वो बैग 1 में से आई है, ठीक, या बैग 2 में से आई है। अगर ऐसे आपको कहेगा तो उस केस में आपको बिल्कुल स्टेटमेंट पढ़ के पता चल जाएगा कि आपने वहां पे बेस थ्योरम लगानी है। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स? तो इस तरह से हमारे पास दोनों में डिफरेंशिएट मैंने आपको कर दिया हुआ है। ये आपको काफी हेल्पफुल होगा क्वेश्चन सॉल्व करने में। तो चलिए अब हम अपना इसका प्रूफ कर लेते हैं। वो प्रूफ क्या है हमारे पास टोटल प्रोबेबिलिटी का। ये जैसे मैंने बनाया हुआ था यहाँ पे आपके लिए एक सैंपल स्पेस, उस सैंपल स्पेस में हमने ये कुछ इवेंट्स ले ली थी।
तो आपको मैंने बता दिया यहाँ पे कि ये जो E1 E2 हमारे पास जितने भी हैं ये सब क्या होंगे, ये पेयर वाइज डिसजॉइंट होंगे। ठीक हो गया, ये पेयर वाइज डिसजॉइंट्स होंगे, मींस AI इंटरसेक्शन EJ इज इक्वल टू 5। पहली कंडीशन ये है कि ये पेयर वाइज डिसजॉइंट होंगे, मैंने शुरू में बता दिया था, इसका मतलब डिसजॉइंट। और क्या कंडीशन है कि IJ जो है ये दोनों क्या हो सकते हैं, इनकी वैल्यूज हो सकती हैं 1 से लेके n तक। ठीक हो गया। दूसरी कंडीशन I एंड J जो है ये आपस में इक्वल नहीं हो सकते, I इज नॉट इक्वल टू J। ये हमारे पास वैल्यू। दूसरी कंडीशन मैंने क्या बताई थी, ये दूसरी बताई थी कि ये जो हमारे पास E1 यूनियन E2 यूनियन E3 जितने भी हमारे पास अगर n तक हैं तो इनकी यूनियन जो है हमारे पास सैंपल स्पेस के इक्वल आ जाएगी। तो ये मैंने क्या बताया आपको, एग्जॉस्टिव इवेंट्स। क्लियर है, दो कंडीशंस। और तीसरी कंडीशंस हमारे पास है कि हमारे पास जो भी प्रोबेबिलिटी आएगी EI या EJ इज ग्रेटर देन 0 होगी। ठीक हो गया, आपकी प्रोबेबिलिटी ग्रेटर देन 0 होगी, नेगेटिव प्रोबेबिलिटी नहीं आएगी। यहां पे भी I की वैल्यू जो है वो कितनी हो जाएगी, I इज इक्वल टू 1 to up to n। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारे लिए कंडीशंस हैं। अब हम इसको प्रूव कर लेते हैं अपनी टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम के प्रूफ को। तो चलिए इसका प्रूफ लेके चलते हैं। सबसे पहले ये कंडीशंस जो मैंने बोली हैं ये हमने यूज करनी है। हमने मान लिया कि हमारे पास ये जो सैंपल स्पेस है इसको हमने E1 E2 अप टू En पार्टीशंस में डिवाइड कर दिया हुआ है और सभी की प्रोबेबिलिटी जो है वो नॉन जीरो प्रोबेबिलिटी है, जीरो प्रोबेबिलिटी नहीं है। ए हमारे पास एक ऐसी इवेंट है जो हमारे पास सैंपल स्पेस से एसोसिएट कर रही हुई है। अब हम क्या करेंगे, अब हम ये वाली जो प्रोबेबिलिटी है जैसे लेफ्ट हैंड साइड है तो इसमें ए हमें दिख रहा है, तो हम क्या करते हैं सोल्यूशन में, सबसे पहले ये लिख लेते हैं सोल्यूशन में कि एस हमारे पास क्या है, E1 यूनियन E2 अप टू यूनियन En। ये तो मैंने बताया ही है कि एग्जॉस्टिव इवेंट्स के लिए है। दूसरा हमारे पास कंडीशन भी लिख दी मैंने, वो दोबारा लिख लेते हैं कि EI इंटरसेक्शन EJ I इज नॉट इक्वल टू J एंड IJ क्या होंगे ये हमारे पास, IJ फॉर IJ n इज इक्वल टू 1 to up to IJ की वैल्यू 1 to up to n हो जाएगी। ठीक हो गया, ये हमारे पास वैल्यूज हो गई। और तीसरा मैंने बता दिया था कि सभी की प्रोबेबिलिटी हमारे पास नॉन नेगेटिव नॉन जीरो होगी। ठीक है, नॉन जीरो होगी। तो ये हमारे लिए केस हो गया। अब हम लेके चलते हैं अपना इवेंट ए को। ए इवेंट कहाँ पे है, आप देख रहे हो ये जो मैंने बनाया हुआ है ये सैंपल स्पेस थी हमारी, तो हमारे पास उनमें इवेंट्स में डिवाइड किया हुआ है। तो ए हमारे लिए क्या हो जाएगा, ए इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन एस। क्यों, क्योंकि ए जो है वो हमारे पास एस में है, तो अगर हम ए और एस का इंटरसेक्शन निकालें, कॉमन निकालें दोनों में, तो वो क्या आएगा, वो हमारे लिए ए ही आएगा। ठीक हो गया। अब हम क्या करते हैं, दोनों तरफ प्रोबेबिलिटी लगाने से पहले सैंपल स्पेस की ये जो मैंने पार्टीशंस लिखे हैं ये नोट कर देता हूं एस की जगह पे, E1 यूनियन E2 अप टू यूनियन En। अब इसके बाद क्या करोगे, इसके बाद आप यूनियंस और इंटरसेक्शन दो आ रही हैं चीजें, तो यहां पे आप अपना डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा सकते हो स्टूडेंट्स। तो लगाओगे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ तो क्या आएगा, ए इंटरसेक्शन E1 यूनियन ए इंटरसेक्शन E2, ऐसे चलते चलते ए इंटरसेक्शन En, ये ए के इक्वल था। अब इसके बाद हमने यहां पे अपनी प्रोबेबिलिटी लगानी है। प्रोबेबिलिटी की कंडीशन थी हमारे पास, हमने दोनों तरफ प्रोबेबिलिटी लगा दी। इधर आ गया प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन E1 यूनियन का मतलब हमारे लिए प्लस हो गया, एडिशन लॉ ए इंटरसेक्शन E2 प्लस, ऐसे चलता जाएगा और लास्ट में प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन En आ गया स्टूडेंट्स। ठीक हो गया, यहां तक प्रोबेबिलिटी ए हमने निकाल ली हुई है। अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे अपना मल्टीप्लिकेशन रूल यहाँ पे लगा देंगे, क्योंकि आप अपनी राइट हैंड साइड देखो क्या प्रूव करना है। लेफ्ट हैंड साइड तो बना ली हमने, अब हमने राइट हैंड साइड में यहाँ पे अपना मल्टीप्लिकेशन थ्योरम लगानी है। मल्टीप्लिकेशन थ्योरम हमें क्या कहती है, जब ए इंटरसेक्शन E1 आ जाए तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको E1 इंटरसेक्शन ए भी लिख सकते हो, एक ही बात है। तो यहाँ पे आ जाएगा E1 इंटू ए बाय E1। सिमिलरली प्रोबेबिलिटी E2 इंटू ए बाई E2,
इस तरह से ये चलता जाएगा, लास्ट में प्रोबेबिलिटी EN A/EN। ठीक हो गया, ये आ गया। अब आपको जल्दी से इसको सम अप कर दो, इसको समेशन लगा सकते हो। जब आप इसको समेशन लगाओगे लास्ट में तो क्या आ जाएगा हमारे लिए इधर समेशन, और हम यहाँ पे लिख देंगे प्रोबेबिलिटी EJ या EI जो भी लिखना चाह रहे हो इनटू प्रोबेबिलिटी A/EJ। तो यहाँ पे J की वैल्यू हमने 1 से लेके N तक लगाई है, तो यहाँ पे J की वैल्यू आ जाएगी। तो ये हमारे लिए हमारी टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम का रिजल्ट हमने प्रूव कर लिया है। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स? तो ये हमारे लिए प्रूफ हो गया हमारे लिए टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम का। तो चलिए अब मैं आपको इसी तरह से इससे रिलेटेड पहले एक एग्जांपल करा देता हूं और फिर उसके बाद हम चलेंगे बेस थ्योरम के प्रूफ की तरफ। तो चलिए पहले इसको रब कर लेते हैं और फिर मैं आपको आपकी एनसीईआरटी में से ही एक एग्जांपल इसकी सॉल्व करवा देता हूं। एग्जांपल नंबर 15 है स्टूडेंट्स आपकी बुक की, एग्जांपल नंबर 15 क्या दिया हुआ है वो भी देखते हैं हम अभी। इसमें बोला गया है एग्जांपल 15 में एनसीईआरटी की पेज नंबर 550 क्लास 12 के लिए चैप्टर नंबर 13। हमें बोला गया है अ पर्सन हैज अंडरटेकन ए कंस्ट्रक्शन जॉब। ठीक हो गया, कंस्ट्रक्शन जॉब उसने अपने हाथ में लिया है। द प्रोबेबिलिटीज आर 0.65 दैट देयर विल बी अ स्ट्राइक। स्ट्राइक की प्रोबेबिलिटी क्या है 0.65। दूसरा हमें बोला गया है 0.80 दैट द कंस्ट्रक्शन जॉब विल बी कंप्लीटेड ऑन टाइम। देखो 0.65 उसने दिया हुआ है हमें स्ट्राइक की प्रोबेबिलिटी। स्ट्राइक ना होने की क्या है वो तो नहीं थी, तो निकाल सकते हैं, 1 में से माइनस करके आ जाएगा। तो सबसे पहले अगर हम स्ट्राइक को पहले लेट कर लेते हैं कि ए क्या है बी क्या है हमारा, वो हम लेट कर लेते हैं। तो सबसे पहले उसने कंस्ट्रक्शन जॉब की बात की है तो लिख लेते हैं लेट ए डिनोट्स event that the construction job will be completed on time। मैं शॉर्टकट में लिख देता हूं A denotes construction job। ठीक हो गया, completed on time, will be completed on time, completed on time। ठीक हो गया ये हमारे लिए। अब इसके बाद क्या बोला था कि देयर विल बी अ स्ट्राइक, उसकी प्रोबेबिलिटी दी है 0.65। तो हम लेट कर लेते हैं इसमें भी बी डिनोट्स देयर विल बी अ स्ट्राइक, देयर विल बी अ स्ट्राइक। तो स्ट्राइक की प्रोबेबिलिटी तो हमें दी हुई है 0.65, प्रोबेबिलिटी बी हो गई। और प्रोबेबिलिटी स्ट्राइक नहीं है तो कॉम्प्लीमेंट हो गया, उसका ऑपोजिट 1 में से माइनस कर दो 0.65। अब जब इसको माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 0.35। ठीक हो गया यहाँ पे। अब इसके बाद क्वेश्चन में बोला गया था कि हमारे पास दैट देयर, अच्छा आगे ये भी बोला है कि अगर स्ट्राइक है द प्रोबेबिलिटीज आर 0.65 दैट देयर विल बी अ स्ट्राइक, कॉमा 0.80 दैट द कंस्ट्रक्शन जॉब विल बी कंप्लीटेड ऑन टाइम इफ देयर इज नो स्ट्राइक। अगर कहता कि जो स्ट्राइक नहीं होगी तो जो आपका काम है वो कंप्लीट हो जाएगा, उसकी प्रोबेबिलिटी है 0.80 दैट द कंस्ट्रक्शन जॉब विल बी कंप्लीटेड ऑन टाइम इफ देयर इज नो स्ट्राइक। ठीक हो गया। तो ये ए हमने क्या लिखा था कि कंस्ट्रक्शन जॉब विल बी कंप्लीटेड ऑन टाइम। तो हमने निकालना भी लास्ट में क्या है, डिटरमिन द प्रोबेबिलिटी दैट द कंस्ट्रक्शन जॉब विल बी कंप्लीटेड ऑन टाइम। देखिए एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात क्या लिखा लास्ट लाइन में, डिटरमिन द प्रोबेबिलिटी दैट द कंस्ट्रक्शन जॉब विल बी कंप्लीटेड ऑन टाइम। सिर्फ ये बोला है कि कंप्लीटेड ऑन टाइम, ये तो नहीं बोला कि स्ट्राइक है या नहीं है। अगर ऐसे बोला जाता कि स्ट्राइक है या नहीं है साथ में तो बेस थ्योरम लगती। यहाँ पे सिंपल बोला गया कंस्ट्रक्शन जॉब विल बी कंप्लीटेड ऑन टाइम, तो हमने पी ए निकालना है यहाँ पे। अच्छा अब क्वेश्चन में फिर वापिस आते हैं। हमें बोला था 0.80 है कि कंस्ट्रक्शन जॉब जो है वो आपका कंस्ट्रक्शन का काम टाइम पे हो गया है लेकिन स्ट्राइक नहीं हुई है, स्ट्राइक नहीं हुई है। तो स्ट्राइक नहीं हुई तो पीबी डैश हो गया हमारे लिए, क्योंकि पीबी तो स्ट्राइक था, स्ट्राइक नहीं हुई और काम भी खत्म हो गया हुआ है। तो क्या आ जाएगा हमारे पास, काम खत्म हो गया है वो ए हो गया और स्ट्राइक नहीं आई है तो नहीं हुई है, तो वो हमारे लिए आ जाएगा 0.80। और आगे हमें दिया है कि कंस्ट्रक्शन जॉब कंप्लीटेड ऑन टाइम इफ देयर विल बी अ स्ट्राइक, तब क्या प्रोबेबिलिटी है 0.32। अब फिर कंस्ट्रक्शन जॉब का काम तो हो गया लेकिन
वो क्या हमारे लिए दिया है कि स्ट्राइक है, तो कम हो जाएगा काम का प्रोबेबिलिटी। क्यों? क्योंकि फिर अगर स्ट्राइक है तो काम की स्पीड भी कम हो जाएगी। तो उसके अकॉर्डिंगली हमें क्वेश्चन में दिया है 0.32। तो अब आप ध्यान दोगे, इधर हमने ये पी ए फाइंड आउट करना है, पी ए फाइंड आउट करना है, यहाँ पे लिख देना हमने टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम। अगर ये फाइंड करना है तो प्रोबेबिलिटी E1 मैंने लिखा था, E1 E2 ये इवेंट्स है। हमारी इवेंट क्या है? स्ट्राइक या नहीं स्ट्राइक, नो स्ट्राइक और स्ट्राइक। तो हमारे लिए यहाँ पे E1 आ गया। पहले E1 हमने क्या लिया है? यहाँ पे B लिया है, ठीक है, तो ये B है। इसके साथ क्या आएगा? A बाई E1, तो हमारे लिए क्या आ जाएगा इधर? A बाई B। ये देखिए निकाला हुआ है। जितने इसके सॉल्व करने के वेज हैं उतने हमने सब लगा देने। तो यहाँ तो दो ही हैं, या तो स्ट्राइक होगी या नहीं होगी। अगर होगी तो काम कब खत्म होगा, अगर स्ट्राइक नहीं होगी तो काम कब खत्म होगा। तो दो ही वेज हैं, तो दो ही लगा देंगे। दूसरे में भी वही लगना है, सेकंड की प्रोबेबिलिटी E2 की। E2 हमारे लिए क्या है? मैंने तो B एंड B डैश में लिया है, इसको आप E1 E2 भी ले सकते थे। तो इधर हमारे लिए आ जाएगा B डैश, और काम खत्म हुआ है A बाय B डैश। वैल्यूज पुट कर दो। प्रोबेबिलिटी B कितना है? 0.65। A बाय B कितना है हमारे लिए? 0.32। फिर प्रोबेबिलिटी B डैश कितना है? 0.35 एंड A बाय B डैश कितना है? 0.80। तो यहाँ पे आप हटाओगे 65 के नीचे 2 0, 32 के नीचे भी 2 0 और मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 65 को 32 से, 5 2 ज़ा 10, 6 2 ज़ा 12, 1 13, 5 3 ज़ा 15, 6 3 18, 1 19, 0 8 0 2। तो ये आ गया 2080 बाय 40 प्लस इधर करो 35 को 8 से आप, 8 5 ज़ा 40, 0 4, 8 3 ज़ा 24 एंड 4 28। तो ये आ जाएगा 2800 बाय 4 zeros। अब आप इनको ऐड कर लो, 2080 और 2800 को, तो 0884। तो ये आ जाएगा 4880 बाय 4 zeros। तो यहाँ पे अगर आप जीरो काटना चाहो तो काट दो, और 3 zeros हैं, ऊपर भी 3 डिजिट ही हैं, तो आ जाएगा 0.488। ये हमारे लिए टोटल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन हो गया स्टूडेंट्स। क्लियर हो गया होगा आपको कि इसमें हमने टोटल प्रोबेबिलिटी ही क्यों लगाई है, बेस हमने क्यों नहीं लगाई है। तो इस तरह से हमारे पास ये हमने एग्जांपल कर ली है। तो चलिए अब हम अपनी बेस थ्योरम का प्रूफ भी कर लेते हैं। ये आपको क्लियर हो गया है? चलो रब कर लेते हैं पहले इसको, और फिर मैं आपको प्रूफ बता देता हूं बेस थ्योरम का। इसको रब कर लेते हैं यहां से। टोटल प्रोबेबिलिटी क्लियर होगी आपको। मैक्सिमम जो क्वेश्चन है हमारी एनसीईआरटी में एक्सरसाइज में, थर्ड एक्सरसाइज में, वो बेस थ्योरम पे ही बेस्ड है। तो ध्यान से बेस थ्योरम को आपने समझ लेना है। जैसे मैंने स्टूडेंट्स अभी आपको बताया है कि हमारे लिए जो बेस थ्योरम है वो कब लगनी है। जैसे हमारे पास 2 बैग्स हैं, उसमें से हमने रेड बॉल निकालनी है, तो हमने रेड बॉल तो निकाल ली, उसकी प्रोबेबिलिटी पता है हमें। हमें ये बताना है कि जो रेड बॉल निकली है वो बैग फर्स्ट में से है या बैग सेकंड में से है। तो जब इस तरह की कंडीशन बोलेगा उसमें हमने बेस थ्योरम लगानी है। जैसे अभी टोटल प्रोबेबिलिटी में सिर्फ हमने एक ही कंडीशन लगाई थी कि कंस्ट्रक्शन जॉब खत्म होना चाहिए, स्ट्राइक हो या ना, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है, तो वहाँ टोटल लगा दिया था। तो चलो उसी तरह से हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास कुछ इवेंट्स ले ली, E1 E2 E3 अप टू En। तो वो हमारे पास वही जैसे मैंने बोला था, सैंपल स्पेस की इवेंट्स हैं, नॉन एम्प्टी हैं, उनकी प्रोबेबिलिटी हमारे पास जो है वो 0 नहीं है। पार्टीशंस जो हैं उनकी यूनियन करेंगे तो वो हमारे लिए सैंपल स्पेस बन जाएगी, एग्जॉस्टिव आ जाएंगी एंड पेयर वाइज डिसजॉइंट आ जाएंगी। तो इसका फॉर्मूला हमारे लिए क्या बन जाएगा वो भी लिख लेते हैं बेस थ्योरम के लिए। क्या बनेगा, फिर उसके बाद मैं आपको प्रूफ करा देता हूं। वो हमारे लिए बनेगा प्रोबेबिलिटी EI बाय ए, बिल्कुल उसी तरह से, सिर्फ वहां पे ए था, यहां ई आ गया साथ में, क्योंकि हमें बताना है कि किस बैग में से है, रीजन बताना ना, हमें रिवर्स प्रोबेबिलिटी लगानी है। रेड बॉल आ गई, एग्जांपल हमारी रेड बॉल की, और किस बैग में से है वो ऊपर आ गया, वो हमने बताना है कि किस बैग में से, इसलिए ऊपर आएगा। अब आगे क्या लगाओगे यहां पे आप, प्रोबेबिलिटी EI इंटू प्रोबेबिलिटी A बाय EI डिवाइड बाय, नीचे आप टोटल लगा सकते हो जो हमने पीछे लगाया था, टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम वाला है, प्रोबेबिलिटी A वो लगा दो चाहे, नहीं तो आप क्या करो, अलग अलग जो जितने भी इसके केसेस हैं उन सबको खोल के लिख सकते हो। ठीक हो गया, या तो प्रोबेबिलिटी A लगा दो
या अलग अलग प्रोबेबिलिटीज लिख दो आप, ठीक है। इस तरह से भी लिख सकते हो, प्रोबेबिलिटी EJ इंटू प्रोबेबिलिटी A/EJ। ये हमने J ले लिया, ऊपर हमने I ले लिया था, ठीक हो गया। ऊपर I क्या हो सकता है, I हमारे लिए हो सकता है 1 2 अप टू n। सिमिलरली J भी यही हो जाएगा, J की वैल्यू भी 1 to n हो जाएगी, ठीक है। ये हमारे लिए केसेस बन गए हैं। नीचे हमारा प्रोबेबिलिटी A है, टोटल प्रोबेबिलिटी, ऊपर जो भी हमने केस निकाला हुआ है वो आ गया हुआ है। आप इस तरह से समझ लो इसको कि हमारे पास यहाँ पे प्रोबेबिलिटी, अगर हम E1 बैग में से रेड बॉल निकाल रहे हैं तो E1/A इधर आ जाएगा A/E1, ठीक हो गया। और फिर साथ में बैग की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी, जो इधर लिखा है उसका रेसिप्रोकल इधर लिख दिया हमने, और साथ में हमने बैग की प्रोबेबिलिटी लिख दी। नीचे भी हमने क्या करना है, सेम यही प्रोसेस लगाना है, लेकिन जितने वेज हैं उन सबको आपस में ऐड कर देना है। नीचे भी देखो, जे में चाहे लिखा है यही चीज, अगर मैंने मान लो E1 लिखा है ऊपर, प्रोबेबिलिटी E1 A/E1, नीचे भी यही लिखूंगा। अगर 3 केस है तो क्या लिखूंगा, प्रोबेबिलिटी E1 A/E1 प्लस प्रोबेबिलिटी E2 A/E2 प्लस प्रोबेबिलिटी E3 A/E3। तो ये हमारे लिए स्टूडेंट्स क्या बन गया, ये हमारे लिए बेस थ्योरम की स्टेटमेंट बन गई है। तो चलिए इसका भी हम प्रूफ कर लेते हैं। इसका प्रूफ किस तरह से करेंगे, सेम उसी वे से कि इसकी हम ये वाली साइड ले लेते हैं, एक तो EI/A। सबसे पहले हमें यहाँ पे कंडीशन प्रोबेबिलिटी लगानी है। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के लिए क्या लिख सकते हो आप, आपको पता है A/EI, और डिवाइड किससे करते हैं, ये जो हमारे पास ऑलरेडी है नीचे प्रोबेबिलिटी A, A/EI डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी A। यहाँ पे हमने क्या यूज किया अपना कंसेप्ट, यहाँ पे हमने कंडीशनल प्रोबेबिलिटी लगाई है, ठीक हो गया यहाँ पे। अब इसके बाद आप क्या कर सकते हो, इसके बाद आप A इंटरसेक्शन EI लिख दो या EI इंटरसेक्शन A लिख दो, बात तो एक ही है, ओके। अब आप इसके बाद अगर इस तरह से लिखना चाह रहे हो EI इंटरसेक्शन A डिवाइड बाय A, एक ही बात है। अब ऊपर लगा दो आप अपनी कौन सी थ्योरम लगाओगे, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम लगाओ। मल्टीप्लिकेशन थ्योरम वो क्या थी हमारे पास, पहले की प्रोबेबिलिटी जो हमने निकालनी है, और साथ में जो हम निकाल चुके हैं, किसकी निकाल चुके हैं हम, A/E1 निकाल चुके हैं, तो A की निकालनी है तो A ऊपर आएगा और ये नीचे आ जाएगा, और डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी A, ठीक है, डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी A। तो यहां पे हमने क्या लगा दिया, यहां पे हमने मल्टीप्लिकेशन थ्योरम लगा दिया स्टूडेंट्स, ठीक हो गया, ये मल्टीप्लिकेशन थ्योरम लग गई। अब आप मिलाओ फिर इससे, ये देखो ऊपर मैच कर गया, और नीचे A का मतलब मैंने बताया ही था आपको कि प्रोबेबिलिटी A को आप क्या लिख सकते हो, टोटल प्रोबेबिलिटी लगा रहे हैं यहाँ पे नीचे, वो क्या था हमारे पास, वो हमारे लिए वही था समेशन J इज इक्वल टू 1 to n PEJ इंटू PA/EJ। इस तरह से लिख लो, या अगर दो केस है आपके पास तो ऐसे भी लिख सकते हो, E1 A/E1 प्लस प्रोबेबिलिटी E2 A/E2, ऐसे चलता जाएगा। ये लास्ट में अगर n तक है तो वहां हम n तक लिख देंगे, जितने भी केसेस होंगे। क्लियर हो गया, ये छोटा सा प्रूफ था आपके लिए। अब हम इससे रिलेटेड भी एक एग्जांपल कर लेते हैं अपनी NCERT में से, विच इज एग्जांपल नंबर 16 पेज नंबर 551। ये हम इसका जो फॉर्मूला है वो लिखा रहने देते हैं आपके लिए, ताकि आपको दिमाग में रहे। क्वेश्चन क्या है हमारे लिए, पढ़ता हूं मैं आपके लिए। एग्जाम्पल नंबर 16, बैग 1 contain 3 रेड एंड 4 ब्लैक बॉल्स। एग्जाम्पल 16, ये हमारे पास एक बैग है, बैग 1, और इसमें क्या कुछ है, इसमें हमारे लिए 3 रेड एंड 4 ब्लैक बॉल्स है। एक और बैग है, 2 बैग लिए हैं उसने, इसमें बैग 2, इसमें क्या क्या है, इसमें हमारे पास 5 रेड एंड 6 ब्लैक है, 6 ब्लैक है। अब आप ध्यान से स्टेटमेंट समझना, ठीक है। इसमें बोला गया है हमारे पास, ये कुछ दिया हुआ है, 1 बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम, एक बॉल निकालनी है, फ्रॉम 1 ऑफ द बैग्स, किसी भी एक बैग में से, एंड इट इज फाउंड टू बी रेड, और वो रेड हो। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट वॉज ड्रॉन फ्रॉम बैग 2। पहले तो रेड की प्रोबेबिलिटी, रेड की यहाँ पे कितनी है 3/7, यहाँ पे रेड की कितनी है 5/11, लेकिन वो कौन से बैग में से हो, वो बैग 2 में से हो, रिवर्स हो गया, हम वापिस आ गए, रेड से बैग 2 में आ गए हैं।
तो इसका मतलब बेस थ्योरम लगेगी, बैग की सिलेक्शन भी हो रही है। जब बॉल से पहले हम बैग को सिलेक्ट कर रहे हैं तो बेस थ्योरम भी लगा रहे हैं, इसका मतलब हम। तो सबसे पहले हमारे पास दो बैग्स आ गए, क्या लेट कर लेते हैं, लेट E1 denotes द इवेंट ऑफ चूजिंग बैग 1, या सीधा लिख दो E1 डिनोट्स बैग 1। बैग 1 इवेंट होगी हमारे लिए। E2 किसको डिनोट कर रहा है, बैग 2 को। एंड और क्या लेट करना है, A डिनोट्स, जो हमें निकालना है, A डिनोट्स रेड बॉल, जो हमने रेड बॉल चूज करनी है। ठीक हो गया। अब प्रोबेबिलिटी E1 की कितनी है, दो बैग है, तो दो में क्या होगा, 1/2 एंड 1/2, दोनों केसेस में दो ही है ना, ज्यादा तो है नहीं। अगर तीन होते तो 1/3 आ जाता। अब प्रोबेबिलिटी हमने किसकी निकालनी है, अब हमें निकालनी है क्या, रेड बॉल फ्रॉम बैग 1। रेड बॉल फ्रॉम बैग 1 मीन्स 3/7, ये देखिए 3/7। और फिर इसी तरह से रेड बॉल फ्रॉम बैग 2, वो आ गया हमारे पास 5/11। लेकिन हमने क्या लगाना है, हमने रिवर्स लगाना है। हमें बताना है कि रेड बॉल तो आ गई, लेकिन आने के लिए हमें बताना है कि वो बैग 2 में से आई है। तो हमने तो ये निकालना है, बैग 2 को हमने क्या डिनोट किया है, वो हमने E2 किया, तो हमने तो ये निकालना है E2, और रेड बॉल निकलेगी। ठीक है, रेड बॉल निकल गई है लेकिन बैग 2 में से। तो ये देखिए, लगाइए ऊपर फॉर्मूला, ऊपर तो फिर वही आना है जो जिस बैग में से निकली है। जैसे ऊपर क्या आना है, E2 इंटू A/E2। ठीक है ना, आई था तो हमने आई लगाया ऊपर, क्योंकि जो निकलना है, जो हम निकाल रहे हैं, उसी ने ऊपर आना है। नीचे दो केसेस थे, दोनों का सम, तो नीचे आ जाएगा प्रोबेबिलिटी E1 A/E1 प्लस प्रोबेबिलिटी E2 A/E2। तो जल्दी से आप इसके वैल्यूज पुट कर दीजिए। यहां पे क्या आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी E2 1/2, A/E2 हमने निकाला 5/11। सिमिलरली E1 की प्रोबेबिलिटी 1/2 और A/E1 की 3/7। और यहां पे अगले केस में फिर 1/2 इंटू 5/11। तो ऊपर क्या आ गया हमारे लिए, ऊपर आ गया हमारे लिए 5/22, और डिनोमिनेटर में 3/14 प्लस 5/22। एलसीएम ले लो आप, इधर एलसीएम लोगे तो कितना एलसीएम आएगा, यहाँ पे 22 एंड 14 दोनों ही आ रहे हैं, जो हम शॉर्टकट में लेते होते हैं। 5/22, डिनोमिनेटर में दोनों ही ले लो एलसीएम, 14 इंटू 22। तो 22 ने 3 से मल्टीप्लाई हो जाना, 22 को 3 से किया 66, और 5 को 14 से किया 70, और ये 22 और ये 22 कैंसिल हो गया, और ये 14 टॉप पे चला जाएगा, ये आ जाएगा 5 इंटू 14, और डिवाइड इधर ऐड किया 6 136, इधर आ गया 70/136। जब आप यहाँ पे भी डिवाइड करोगे तो 30/72 आ जाएगा, जो कि हमारे लिए हमारा 30/68 आ जाएगा। ठीक हो गया, 136 का हाफ किया तो 68 आ जाएगा। तो ये हमारे लिए हमारी बेस थ्योरम हो गई है। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स आपको ये भी। तो चलिए एक एग्जांपल हम और करके इसको अच्छी तरह से आपको समझा देते हैं। एक एग्जांपल बेस थ्योरम की और देखते हैं, उसमें कैसे करेंगे और क्या लगाएंगे ताकि आपको क्लियर हो जाए। एग्जाम्पल नंबर 17। पहले आपसे स्टेटमेंट पढ़ के मैं पढ़ता हूं, फिर बताना कि बेस थ्योरम लगती है कि नहीं लगती। गिवन 3 आइडेंटिकल बॉक्सेस, 3 बॉक्सेस हैं, बॉक्स 1 2 एंड 3, ईच कॉन्टेनिंग 2 कॉइन्स, और तीनों बॉक्सेस में 2 कॉइन्स हैं। इफ बॉक्स 1 बोथ कॉइन्स आर गोल्ड, बॉक्स 1 में दोनों गोल्ड के कॉइन है, बॉक्स 2 बोथ आर सिल्वर, एंड बॉक्स 3 देयर इज 1 गोल्ड एंड 1 सिल्वर कॉइन। अ पर्सन चोजन अ बॉक्स एट रैंडम एंड टेक्स आउट ए कॉइन, कॉइन निकाल रहा है वो, एंड इफ द कॉइन इज ऑफ गोल्ड, ये तो बता दिया कि कॉइन जो है वो गोल्ड का है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द अदर कॉइन इन द बॉक्स इज ऑल्सो ऑफ गोल्ड, अगर एक गोल्ड है तो दूसरा भी गोल्ड का हो। तो इसका मतलब बात किसकी कर रहा है, बैग 1 की कर रहा है, क्योंकि वहां पे दोनों गोल्ड के हैं। तो इसका मतलब एक तरह से इनडायरेक्टली बता दिया कि आपने बैग 1 की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, उसमें से गोल्ड की। गोल्ड कॉइन निकल गया है तो ये बताना है कि बैग 1 में से निकला है, क्योंकि उसमें दूसरा भी गोल्ड है। तो चलिए ये हमारे लिए क्या आ गया,
ये हमारे लिए बॉक्स है, ये बॉक्स 1 है, ये बॉक्स 2 और ये हमारे लिए बॉक्स 3 है। दो दो कॉइन्स हैं, सेकंड बॉक्स थर्ड बॉक्स। पहले बॉक्स में उसने बोला है कि दोनों गोल्ड के हैं, ये भी गोल्ड और ये भी गोल्ड। सेकंड में बोला है दोनों सिल्वर है, और थर्ड में उसने बोला है कि 1 गोल्ड एंड 1 सिल्वर, ये बोला था हमें। तो हम क्या करते हैं, पहले जो तीनों बॉक्सेस हैं इनके लिए E1 E2 E3 लेट कर लेते हैं सिलेक्शन बॉक्सेस की। तो क्या लिखेंगे, लेट E1 डिनोट्स बॉक्स 1, इवेंट आ गई हमारे लिए ये। E2 डिनोट्स इवेंट्स कौन सी होगी, ये बैक टू बॉक्स 2 के लिए हो गया E2। थर्ड इवेंट डिनोट कर रही है बॉक्स 3 के लिए। यहां तक हो गया। अब हमें निकालना क्या है, अब हमें गोल्ड कॉइन निकालना है बॉक्स में से। तो ए हमारे लिए क्या हो गया, ए डिनोट्स गोल्ड कॉइन। ठीक हो गया यहां पे। तो सबसे पहला काम क्या करना है आपने, बॉक्सेस की प्रोबेबिलिटी। 3 बॉक्स हैं, अब हमारे पास जो 1 होती है टोटल प्रोबेबिलिटी, वो डिवाइड होगी 3 इक्वल पार्ट्स में, तो 1/3 हो जाएगा। ठीक हो गया। अब पहले में से गोल्ड की प्रोबेबिलिटी A/E1, पहले में से गोल्ड की प्रोबेबिलिटी, दोनों ही गोल्ड है ना, तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि और कोई कॉइन आ जाए। तो 2 गोल्ड है तो दोनों ही गोल्ड की प्रोबेबिलिटी तो 1 होगी। फिर A/E2, उसमें दोनों सिल्वर है तो गोल्ड तो है ही नहीं, तो इसका मतलब उसकी प्रोबेबिलिटी हमारे लिए क्या हो जाएगी, वो हमारे लिए 0 हो जाएगी। और तीसरे केस में उसमें 1 गोल्ड और 1 सिल्वर है, तो गोल्ड की प्रोबेबिलिटी 1/2 हो जाएगी। क्लियर हो गया आपको, यहां तक तो क्लियर हो गया। अब क्योंकि बेस थ्योरम लगानी है, उसने खुद बोला है कि हमारे पास जो सेकंड कॉइन है वो गोल्ड का हो, तो इसका मतलब बॉक्स 1 में से होगा। तो क्या निकालेंगे, हम निकालेंगे E1/A, गोल्ड फ्रॉम जिसमें पहले ये गोल्ड है, तो E1 हो गया। तो ये लगा रहे हैं हम प्रोबेबिलिटी E1 इंटू प्रोबेबिलिटी A/E1। डिनोमिनेटर में 3 केसेस आ जाएंगे, एक तो E1 वाला सेम एज इट इज, बाकी 2 और आ जाएंगे, E2 A/E2 एंड प्लस E3 प्रोबेबिलिटी A/E3। बस वैल्यूज पुट कर दिए आप स्टूडेंट्स इसमें। अब तो हमारे पास क्या आ गया, देखिए E1 की प्रोबेबिलिटी क्या है हमारे पास, आपने किया अभी। E1 की प्रोबेबिलिटी बॉक्स है तो 1/3 A/E1, वो 1 है हमारे लिए, तो डिनोमिनेटर में भी सेम यही आया पहले केस में। तो फिर 1/3 और A/E2 कितना निकाला हमने, 0 निकाला है। तीसरा भी 1/3 और यहाँ पे बॉक्स में कॉइन की प्रोबेबिलिटी 1/2 है गोल्ड की, तो ये बन गया हमारे लिए। ठीक हो गया, ऊपर 1/3 ही रहेगा, नीचे भी ये 1/3, एक तो 0 हो गया, ये आ गया 1/6। तो नीचे आप एलसीएम ले लो, 6 एलसीएम आ जाएगा। 6 को 3 से डिवाइड किया 2 और इधर 1, 2 + 1, तो ये आ गया 1/3 इंटू 6/3, 3 2 6, तो आंसर आ जाएगा 2/3 इस केस में। ठीक है, तो हमने जो सेकंड कॉइन भी गोल्ड का निकाला है बॉक्स 1 में से, उसके लिए हमारी प्रोबेबिलिटी 2/3 आ जाएगी। तो इस तरह से स्टूडेंट्स आज हमने टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम को पढ़ा, साथ ही हमने बेस थ्योरम का कंसेप्ट सीखा है और उससे रिलेटेड हमने कुछ एग्जांपल्स भी की हैं। तो आपको उम्मीद है ये अच्छा लगा होगा, कंसेप्ट समझ आया होगा, मज़ेदार लगा होगा। तो मैं नेक्स्ट अपने वीडियो में इससे रिलेटेड बेस थ्योरम से और एग्जांपल्स और एक्सरसाइज के क्वेश्चन करवाऊंगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके स्टूडेंट्स।